दुनिया की सबसे बड़ी चोरी, ऐसी चोरी जो किसी बैंक में नहीं हुई, न किसी रात के अंधेरे में, न किसी मास्क पहने चोरों ने की, बल्कि ये चोरी कानून के नाम पर, व्यापार के बहाने और सभ्यता सिखाने के झूठे वादे के साथ की गई। आज की ये कहानी है भारत की। 1700 का भारत। जब यूरोप भूख, बीमारी और गरीबी से जूझ रहा था, तब भारत दुनिया की सबसे अमीर सभ्यता था। भारत की ग्लोबल जीडीपी में हिस्सेदारी 23%। पूरी दुनिया का कपड़ा उद्योग भारत से चलता था। मसाले, रेशम, सोना, हीरे सब भारत से निर्यात होते थे। यूरोप भारत से सामान खरीदता था, भीख मांगकर नहीं, सोना देकर। ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल सब भारत के सामने गरीब थे। और तभी भारत की समृद्धि पर एक लालची नजर पड़ी। 1600 ईस्वी ब्रिटेन में एक छोटी सी कंपनी बनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम था व्यापार का, मकसद था लूट का। शुरुआत में वे भारत आए व्यापारी बनकर, झोली में तोहफे और जुबान पर मीठी बातें। भारत के राजा बोले, आओ व्यापार करो। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कंपनी एक दिन भारत पर राज करेगी। 1757 प्लासी का मैदान। नवाब सिराजुद्दौला के पास हजारों सैनिक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ 100। लेकिन युद्ध तलवारों से नहीं हारा गया, ये युद्ध गद्दारी से हारा गया। एक भारतीय सेनापति जिसे खरीदा गया, और उसी एक गद्दारी ने भारत के भाग्य पर ताला लगा दिया। प्लासी की हार के साथ भारत हार गया, बिना ये समझे कि असली युद्ध अब शुरू होगा। प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का खजाना खोल दिया। सोना, चांदी, रेशम, करों की रकम सब कुछ जहाजों में भरकर ब्रिटेन भेजा गया। एक अकेले व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव ने इतनी दौलत लूटी कि वो ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। बंगाल, जो भारत का सबसे समृद्ध इलाका था, कुछ ही सालों में भूख और गरीबी में डूब गया। 1769 से 1773 बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मरे, लाशें सड़कों पर पड़ी थी। माँ बाप बच्चों को बेचने लगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, अनाज बाहर भेजा गया, लोगों को मरने दिया गया, क्योंकि मुनाफा इंसान से ज्यादा जरूरी था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक था। ढाका का मलमल इतना महीन कि कहा जाता था हवा से भी पतला। लेकिन ब्रिटेन को डर था, अगर भारत का उद्योग जिंदा रहा तो ब्रिटिश फैक्ट्रियां मर जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया? भारतीय बुनकरों पर टैक्स, ब्रिटिश कपड़े पर छूट, हथियारों के दम पर भारतीय उद्योग बंद, और धीरे धीरे भारत को निर्माता से ग्राहक बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे राज नहीं करती थी, वे राजा बनाते थे अपने नौकर। जो राजा बोले हम आजाद रहेंगे, उसे युद्ध मिला। जो बोले हम आपकी सेवा करेंगे, उसे गद्दी। भारत के राजाओं को आपस में लड़ाया गया और अंग्रेज बीच में बैठकर लूटते रहे। कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर हीरा, लेकिन ये सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये भारत की इज्जत थी। अंग्रेजों ने इसे कानूनी संधि के नाम पर छीना। आज भी ये हीरा ब्रिटिश ताज में जड़ा है, और भारत आज भी सवाल पूछता है, क्या चोरी पर समय की मोहर लग जाती है? ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो पूरे भारत की लूट बाकी थी। रेलवे के नाम पर चोरी, टैक्स सिस्टम के नाम पर गुलामी, और आजादी के बाद भी छूट गयी आर्थिक जंजीरें। $45 ट्रिलियन, ये कोई कल्पना नहीं है, ये आंकड़ा निकाला गया है इकोनॉमिक डेटा, टैक्स रिकॉर्ड्स और ट्रेड फ्लो एनालिसिस से। इतिहासकार उत्सा पटनायक के अनुसार ब्रिटिश शासन ने भारत से लगभग $45 ट्रिलियन की संपत्ति निकाली। ये रकम इतनी बड़ी है कि आज की पूरी यूके इकोनॉमी कई बार खरीदी जा सकती है। दुनिया के सबसे अमीर देशों की जीडीपी भी छोटी लगती है। लेकिन ये पैसा एक बार में नहीं लूटा गया, ये चोरी हुई हर दिन, हर साल, हर टैक्स के जरिए। ब्रिटिश राज में भारत पर टैक्स किसी देश के विकास के लिए नहीं था, ये टैक्स था ब्रिटेन के खर्चे चलाने के लिए। भारत से वसूला गया टैक्स भारत की सेना पर खर्च, भारत की रेलवे का इस्तेमाल और फायदा सिर्फ ब्रिटेन को। भारत को अपने ही पैसे से गुलाम रखा गया। दादा भाई नौरोजी, पहले भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने दुनिया को बताया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, उनका कहना था भारत की संपत्ति को धीरे धीरे बिना युद्ध के निकाल लिया गया। कैसे? ब्रिटिश अफसरों की सैलरी भारत से, पेंशन ब्रिटेन में, प्रॉफिट ब्रिटेन भेजा गया। भारत में कुछ भी रीइन्वेस्ट नहीं हुआ। अक्सर कहा जाता है अंग्रेजों ने भारत को रेलवे दी, लेकिन सच, रेलवे भारत के लिए नहीं बनी थी, कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश सामान भारत के कोने कोने में बेचने के लिए, सेना को जल्दी भेजने के लिए। रेलवे की लागत भारत ने चुकाई, मुनाफा ब्रिटेन ने कमाया। 1750 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था। 1850 आते आते भारत को रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया गया। कपास ब्रिटेन, फैक्ट्री ब्रिटेन, कपड़ा भारत, महंगा। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये इकोनॉमिक स्लेवरी थी। 1876 से 78, 1899 से 1900, 1943 बंगाल अकाल, करोड़ों लोग मरे, लेकिन अनाज था। विंस्टन चर्चिल ने कहा, इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स। अनाज ब्रिटेन भेजा गया, लोग भूख से मरते रहे। ये अकाल नहीं था, पॉलिसी फेलियर नहीं, पॉलिसी क्राइम था। ब्रिटिश बैंक्स,
बार्कलेज, HSBC, लॉयड्स, इनकी नींव भारत के पैसों से रखी गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फैक्ट्रियां, शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ भारत की कीमत पर। ब्रिटिश ताज आज भी जिस शान से चमकता है, उसकी चमक में भारत का पसीना मिला है। कोहिनूर, सोने के ताज, रॉयल महल, ये सिर्फ गहने नहीं, ये लूटी हुई विरासत है। अगर ये चोरी हुई थी तो सवाल उठता है, क्या माफी काफी है? क्या इतिहास भूल जाना चाहिए? या क्या सच को याद रखना ही असली आजादी है? आज लंदन की सड़कें चमकती हैं, ऊंची इमारतें, बड़े बैंक, म्यूजियमों में भरा हुआ खजाना, और दूसरी तरफ भारत, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर देश था, आज डेवलपिंग नेशन कहलाता है। ये फर्क संयोग नहीं है, ये फर्क डिजाइन किया गया था। 1700 से पहले ब्रिटेन एक साधारण यूरोपीय देश था, न ज्यादा उद्योग, न ज्यादा सोना, न ही बड़ी ताकत। लेकिन 200 सालों में ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। सवाल है, पैसा आया कहाँ से? हमें पढ़ाया जाता है कि ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेहनत और तकनीक का नतीजा थी। सच, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल मिला भारत के पैसों से। भारत से लूटा गया टैक्स, भारत से लूटा गया कच्चा माल, भारत से निकाला गया मुनाफा। ब्रिटिश फैक्ट्रियां भारत की कब्र पर खड़ी हुई। आज जो लंदन के बैंक, रेलवे, पोर्ट, सरकारी इमारतें दिखती हैं, उनकी नींव में भारत की मेहनत दबी है। ब्रिटेन में जो सोशल वेलफेयर आया, पेंशन, हेल्थ, एजुकेशन, उसका पैसा भी भारत से गया था। ब्रिटिश शासन का मकसद था, इंडिया मस्ट रिमेन पुअर सो ब्रिटेन कैन रिमेन रिच। भारत में एजुकेशन सीमित, साइंस दबाया गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोका गया, क्योंकि एक पढ़ा लिखा भारत गुलाम नहीं रहता। 1835 मैकॉले की शिक्षा नीति, उद्देश्य था ऐसे भारतीय पैदा करना जो रंग से भारतीय हो लेकिन सोच से अंग्रेज। ये शिक्षा रोजगार देने के लिए नहीं थी, बल्कि आदेश मानने के लिए थी। ब्रिटिश कानून सबके लिए एक जैसा नहीं, अंग्रेज के लिए अलग, भारतीय के लिए अलग। न्याय एक प्रिविलेज बन गया। भारत में कानून इंसाफ के लिए नहीं, सत्ता के लिए था। ब्रिटिश राज में 3 से 4 करोड़ भारतीय अकाल में मरे। ये मौतें प्राकृतिक नहीं थीं। अगर वही अनाज भारत में रहने दिया जाता तो इतिहास कुछ और होता। सबसे खतरनाक गुलामी जमीन की नहीं होती, वो होती है दिमाग की। ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को ये मानने पर मजबूर किया, हम कमजोर हैं, हम पिछड़े हैं, हमें शासन करना नहीं आता। और यही सोच आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन किस हालत में? गरीबी, भूख, टूटा हुआ उद्योग, बटा हुआ देश। ब्रिटेन गया अमीर बनकर, भारत मिला खाली हाथ। अगर ब्रिटेन अमीर है तो क्या ये सिर्फ उसकी मेहनत है? और अगर भारत गरीब रहा तो क्या ये उसकी नाकामी है? या फिर ये इतिहास की सबसे बड़ी चोरी का नतीजा है? हमें सिखाया गया ब्रिटिश एम्पायर डिसिप्लिन से बना, टेक्नोलॉजी से बना और इंटेलिजेंस से बना, लेकिन कोई ये नहीं बताता अगर भारत न होता तो ब्रिटिश एम्पायर कभी पैदा नहीं होता। 1700 के आसपास ब्रिटेन के पास न जमीन, न खनिज, न सोना, न विशाल आबादी, लेकिन उसके पास था लालच, और उसे मिला भारत। भारत को एक देश की तरह नहीं, एक ATM मशीन की तरह इस्तेमाल किया गया। हर साल टैक्स लिया गया, प्रॉफिट निकाला गया, वापस कुछ नहीं दिया गया। ये सिस्टम था वन वे वेल्थ ट्रांसफर। मैनचेस्टर की फैक्ट्रियां चल रही थीं, लेकिन ढाका के बुनकर मर रहे थे। ब्रिटेन का कपड़ा सस्ता था, क्योंकि कच्चा माल भारत से मुफ्त, मजदूरी भारत की। बर्बादी पर एक देश की प्रॉस्पेरिटी दूसरे देश की लाशों पर खड़ी थी। आज का लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल, ये शहर ब्रिटिश जीनियस से नहीं बने, ये बने कॉलोनियल मनी से। भारत से निकाले गए पैसे ने सड़कें बनाई, पुल बनाए, बैंक खड़े किए, और भारत वहीं का वहीं रह गया। इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, इतिहास एडिट किया जाता है। ब्रिटिश टेक्स्ट बुक्स में लूट को ट्रेड कहा गया, स्लेवरी को एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन को गवर्नेंस, और भारत में वही किताबें पढ़ाई गई। सोना, जमीन, हीरे, ये सब वापस आ सकते हैं, लेकिन जो आत्मविश्वास छीना गया, जो ये विश्वास छीना गया कि हम खुद शासन कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी चोरी थी। ब्रिटिश रूल के दौरान 3 से 4 करोड़ लोग अकाल में मरे, लाखों बीमारी से, करोड़ों गरीबी से। कोई मेमोरियल नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं, क्योंकि मरे हुए उपनिवेश इतिहास में नहीं गिने जाते। 1947 में ब्रिटेन ने भारत छोड़ा, लेकिन सवाल ये है, क्या उसने सब कुछ लौटा दिया, या सिर्फ तब छोड़ा जब सब कुछ ले चुका था? भारत की गरीबी कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं थी, ये थी प्लान्ड, कैलकुलेटेड, डेलिबरेट। एक अमीर एम्पायर के लिए एक गरीब कॉलोनी जरूरी थी। इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, इतिहास सवाल पूछने के लिए होता है, क्योंकि अगर हम सच नहीं जानेंगे तो सबसे बड़ी चोरी बार बार दोहराई जाएगी। 1947 झंडा बदल गया, राजा चला गया, लेकिन सवाल वही है, क्या लूट रुक गई या सिर्फ उसका तरीका बदल गया? आज इसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म 2.0। पहले फौज आती थी, जमीन ली जाती थी, झंडा लगाया जाता था। आज लोन आते हैं, शर्तें लगती हैं, नीतियां बदलती हैं,
बिना गोली चलाए देश झुक जाते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक नाम है मदद का, लेकिन सिस्टम है नियंत्रण का। जब कोई देश कर्ज लेता है, सब्सिडी हटाओ, निजीकरण करो, अपने संसाधन खोल दो और फायदा ग्लोबल कॉरपोरेशंस को। फ्री ट्रेड का मतलब बताया जाता है सब बराबर, लेकिन सच अमीर देशों को फायदा, गरीब देशों का उद्योग मरता है। बिल्कुल वही मॉडल जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने चलाया था। आज कंपनियां आती हैं, खनिज निकालती हैं, सस्ता श्रम इस्तेमाल करती हैं, मुनाफा बाहर भेजती हैं। नाम बदले हैं, तरीका वही है। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज डेटा, आपकी आदतें, आपकी पसंद, आपकी सोच, सब कुछ गिनी चुनी कंपनियों के पास। ये डिजिटल कॉलोनियलिज्म है। आज कोई आपको गुलाम नहीं कहता, बस ये सिखाता है क्या देखना है, क्या खरीदना है, क्या सोचना है। जब सोच बिक जाती है तो आजादी सिर्फ कागज पर रहती है। आज भारत आजाद है, अपनी सरकार, अपनी सेना, अपनी नीति, लेकिन चुनौती अब भी है आत्मनिर्भर बनना, अपनी टेक्नोलॉजी बनाना, अपनी कहानी खुद लिखना। असली आजादी सिर्फ झंडा नहीं, असली आजादी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, मेंटल इंडिपेंडेंस। जब तक ये नहीं, तब तक कॉलोनियलिज्म जिंदा है। दुनिया की सबसे बड़ी चोरी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। जो देश इतिहास भूल जाते हैं वे इतिहास दोहराते हैं, और जो सच जानते हैं वे भविष्य बदलते हैं। भारत को लूटा गया था, लेकिन भारत खत्म नहीं हुआ, और अगर हमने सीखा तो कोई भी एम्पायर फिर से हमें लूट नहीं पाएगा।